हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है, इसको पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ का सवाल सरकारों की प्राथमिकता में हो। अच्छी गुणवत्ता वाली हेल्थ केयर जो संस्थाएं रहती हैं हर राज्य में हो, वर्तमान सरकार का संकल्प है। ऐसी संस्थाओं में कुछ क्षेत्रीय जो पी संस्थाएं होती हैं या रोग विशेष इंस्टीट्यूट, इसके अलावा भी अभी तक एम्स ही सर्वोपरि रहा है। तो इस समय देश में 26 एम्स हैं, जिनमें से 20 काम कर रही हैं। लेकिन क्या राज्यों में बनी एम्स वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं? ताज़ा रिपोर्ट तो ये बताते हैं कि जो एम्स हैं, इसमें जो शिक्षक होते हैं यानी डॉक्टर लेक्चरर होते हैं, इनकी हर 5 में से 2 सीटें खाली हैं। फंड की कमी और रखरखाव में कोताही के कारण मेडिकल उपकरण हैं या तो खरीदे नहीं गए या पॉलीथिन में पैक पड़े हैं, या अन्य जो संबंधित सह उपकरण होते हैं इनके न होने से या खराब हो रहे हैं। तो नई स्वास्थ्य नीति का ऐलान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 17 में कहा था कि स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में यह 1.6% तक ही पहुंचा है। हाल में इसे बढ़ा बताने के लिए इसमें जल मिशन और सफाई पर होने वाले खर्च को भी शामिल कर कुल 2.1% बताया जा रहा है। एम्स की गुणवत्ता बाधित होने का दूसरा कारण है कि टीचिंग स्टाफ की कमी है। यह इसलिए है कि जो टीचर्स होते हैं राज्यों में अच्छे वातावरण के न होने से आना नहीं चाहते हैं, और कई राज्यों में अच्छे स्कूल कॉलेज भी नहीं है, और राजनीतिक दबंगई के कारण माहौल रिसर्च के लिए उपयुक्त भी नहीं होता है। जबकि जो एम्स की परिकल्पना ही रिसर्च के लिए की गई थी। केरल में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 4,438 है, जबकि यूपी में 1,457 रुपये खर्च होता है। तो ये जो एडिटोरियल था हेल्थ का सवाल सरकारों की प्राथमिकता हो, यहाँ पर जो एम्स के बारे में बताया गया कि भाई एम्स एक ड्रीम था। 20 राज्यों में टोटल 26 में, उसमें से 20 में ही काम कर रहा है। उसमें जो टीचरों की कमी है भाई, हर 5 में से 2 सीटें खाली होती हैं, उन्होंने 3 सीटें भरी हैं, 2 सीटें खाली हैं। तो जो 2017 में जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जीडीपी का 2.5% बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 8 सालों में 1.6 ही होता है। उसमें सफाई वगैरह का भी, जल मिशन का भी शामिल कर लें तो 2.1% होता है। मुख्यतः अपन बात करेंगे जो कि उपकरण होते हैं मेडिकल से संबंधित, या तो उनकी कमी है या है भी तो खराब पड़े हुए हैं, पैकिंग पड़े हुए हैं, और उनके जो उपकरणों के साथ में जो को उपकरण होते हैं वो है ही नहीं या खराब पड़े हुए हैं। और दूसरा बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की कमी है। तो टीचिंग स्टाफ की कमी है तो एक तो कारण टीचिंग स्टाफ की कमी होने का, एक तो अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है उनको। अच्छे वातावरण से तात्पर्य कि जो डॉक्टर होते हैं प्राइवेट क्लिनिक खोल के या प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा खासा इनकम करते हैं, वो इनकम का सोर्स प्रॉपर नहीं बन पाता है। और दूसरा स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है, एक इन्वायरमेंट नहीं है पढ़ाने वाला। और दूसरा जो एक पॉलिटिक्स दबंगई, उसमें इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिक, तो उस टाइप से इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और दूसरा रिसर्च के बारे में मेन चीज़ फंडिंग की है। तो यहाँ पर दूसरी बात की जो केरल में जो स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति जो सार्वजनिक व्यय होता है 4,500 की समथिंग है, वहीं यूपी में बात करें वो 1450 के करीब है, 1500 मान सकते हैं। तो कितना डिफरेंस है हो सकता है, मानिएगा। अगला, हमारे जो हर शहर में छुपा होता है एक और गंदा शहर। प्रियदर्शन लेखक और पत्रकार हैं। इंदौर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से कई लोगों की मौत की खबर हमारी नगर योजना ही नहीं, हमारी व्यवस्था की विषमता पर एक त्रासदी टिप्पणी की तरह आई है। इंदौर पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में स्वच्छता के शिखर की तरह पेश किया जा रहा है, और इतने स्वच्छ शहर में ऐसा गंदा पानी कहाँ से चला आया जिसे पीकर लोग बीमार पड़ गए और चल बसे? क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है? निश्चय ये प्रश्न उठना लाजवाबी है। निश्चय ये यह कहना इंदौर के साथ अन्याय होगा कि इंदौर अगर शिखर पर है तो अपने साफ सुथरे होने की वजह से। लेकिन अगर इंदौर में जानलेवा जो पेयजल है
उसकी आपूर्ति की व्यवस्था को चूक का इकलौता मामला मान लेंगे तो उस बड़ी सच्चाई को अनदेखा करेंगे जो हमारे शहरों और पूरी हमारी नगर योजना पर भारी पड़ती है। बीते 10 साल से हिंदुस्तान में जो स्मार्ट सिटी मिशन जारी है, देश के 100 शहरों को इस मिशन के तहत जो चुना गया है, वहां अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम शहरों में अब तक खुदी हुई जो सड़कें हैं, अधूरी पड़ी जो सीवर लाइन है, अदनवे जो पुल हैं, वही दिखाई पड़ते हैं। यह पता चलता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हमने अधकचरे ढंग से अपने पुराने शहरों को बिडोल एक कोलाज में बदल दिया है, जिसके कुछ हिस्से बेहद चमकते हुए और कुछ बेहद अंधेरे और गंदगी में डूबे हुए हैं। दरअसल हमारे जो शहरों में नगर योजना नहीं, हमारी सामाजिक आर्थिक विषमता बर्बाद कर रही है। ध्यान से देखें तो इन शहरों को हमारे सबसे गरीब लोग संभालते रहते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, और गांव देहात और दूरस्थ जो कस्बे रहते हैं वहां से जो लोग आते हैं, ये लोग इन शहरों को सबसे जरूरी काम सबसे कम जो सस्ती दर पर इनको निपटाते रहते हैं। ये हमारी गाड़ियां साफ करते हैं, हमारा कचरा उठाते हैं, हमारे कपड़ों जो रहते हैं उसमें प्रेस करते हैं, और उनकी जो पत्नियां होती हैं हमारे घरों में भाइयों की तरह काम करती हैं। वे न तो ये शहर रहने लायक न बचे, या तो ये लोग कहाँ रहते हैं, इनके खाने पीने मोहल्ले सोसाइटी के पीछे किन्हीं गंदी अंधेरी नालियों में रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शहर के ही बशिंदे होते हैं, लेकिन उन तरक्की की रफ्तार से पीछे छूट जाते हैं और वे पुराने मोहल्लों की तंग गलियों में अपनी पुश्तैनी घरों में ठुसे होते हैं, और किराने की छोटी दुकान चलाने और से लेकर तमाम भव्य दुकानों में कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। इनके साथ भी शहर सौतेला व्यवहार करता है। तो हर शहर में कम से कम 2 शहर होते हैं, एक तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल होता है, दूसरा वो जो साफ सुथरे शहर को कुछ चमकाने में के काम में जुटा रहता है। भले ही किसी संकट में मसलन कोविड-19 हो, उसमें उन्हीं शहरों को छोड़कर जाना पड़े जिन्हें उसने अपने खून और पसीने से बहाया है। इस विषयांतर को छोड़ें तो असली बात है कि इंदौर में ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे शहरों में अनेक भागीरथपुरा हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता है। अनेक लोगों की शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि जब तक वे अस्पताल नहीं जाते, शहरों के जो भीतर छुपे हैं, वे शहर भारत के भीतर छुपा एक भारत बनाते हैं, और अंधेरे में डूबा और गंदगी में बचाता भारत होता है। इस भारत की ओर देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। फिर हालांकि इसको होती ही जरूरत, जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे देखने की जरूरत होती है, और इन्हीं के ब्याह पर भी वो जीतते हैं क्योंकि इनके वोट आराम से खरीदना आसान होता है। इस भारत में वे गांव भी चले जाते हैं जो उपेक्षा की अलग तरह का आईना है। फिर 2 शहरों या मुल्कों का यह फासला सिर्फ आर्थिक ही नहीं रह जाता, बल्कि ये अनेक इसके सामाजिक आयाम भी होते हैं। देश के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुत सारे पिछड़े माने जाने वाले समुदाय इस दूसरे भारत में बसते हैं, और ये हकीकत है। क्या एक तरह का नस्ली परायापन नहीं है जिसके शिकार लोग एक दूसरे से अपने पानी से बदबू आने की शिकायत करते हैं और कुछ दिन बाद मर जाते हैं। इनको लेकर सवाल पर मंत्री अपशब्द भी कहने लगते हैं कि पोपट की बात मत करो। ये नजरिया भी बताता है कि हम किसकी कितनी परवाह करते हैं। हर शहर में 2 शहर होते हैं, एक तो वो शहर जो स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल हो जाता है, और दूसरा वो जो स्वच्छता सर्वेक्षण यानी शहर को चमकाने में जुटा रहता है, जिसकी वजह से जो स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे आ रहा होता है, एक वो भी शहर होता है। तो भले ही किसी संकट में उसे उन्हीं शहरों को छोड़कर जाना पड़े। बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा था इस पे, यानी एक शहर छुपा है, उसके पीछे एक और दूसरा शहर छुपा है। बहुत ही गहराई की बातें इसमें एडिटोरियल में लिखी गई लेखक के द्वारा। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, अधोसंरचना का तेज विकास, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रगति का फुल फॉर्म है, ये बहुत सारे अनेकों एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहले तो यहाँ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रगति का, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जो प्लेटफॉर्म होता है प्रगति, इसने जो परियोजना की निगरानी के बारे में बात करें, अंतर मंत्रालय और केंद्र सरकार
केंद्र और राज्य समन्वय के बारे में बात करें और मुद्दों के समाधान को डिजिटलीकरण के रूप में एकीकृत करके रुकी हुई अधोसंरचना परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद किया है इसने पोर्टल ने। तो प्रगति की समीक्षा मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में पिछले सप्ताह में की गई थी, जो वर्ष 2015 से अब तक प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 3,300 विलंबित परियोजनाओं की मदद की है। 2015 से अब तक प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 विलंबित परियोजनाओं की मदद की है। यह बात मायने रखती है कि सार्वजनिक अधोसंरचना में देरी की काफी ऊंची आर्थिक लागत चुकानी पड़ती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो नंबर होते हैं 25 के आंकड़े दिखाते हैं कि केंद्र सरकार की फंडिंग वाली परियोजनाओं की लागत तयशुदा सीमा से 22.2% तक बढ़ चुकी है। इसे संसाधित लागत में करीब 29.55 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 823 जो योजना परियोजना चल रही हूँ उनके में विशुद्ध रूप से 5.37 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त लगे हैं। यह अतिरिक्त व्यय केवल लेखा संबंधी दिक्कतें पैदा नहीं करता है, इससे जो सार्वजनिक पूंजी बाधित होती है, आर्थिक लाभ टलते हैं, उस विकास प्रभाव को भी प्रभावित करते हैं जिसे अधोसंरचना खर्च से प्राप्त किया जाना चाहिए। इस विलंच के कारण अच्छी तरह से ज्ञात होता है कि मुख्यतः जो संरचनात्मक है उनमें से अधिकांश भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होते हैं, जो अकेले ही लगभग 35% परियोजना जो विलंबों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हिस्सा लगभग 20% है। तो जमीन के अधिकार जो संबंधी मुद्दे होते हैं, उपयोक्ताओं का स्थानांतरण और अंतर मंत्रालय विवाद समस्या और बढ़ाते हैं। मूल रूप से ये केंद्र और राज्यों के बीच, मंत्रालयों के बीच और नियामक और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय में विफलता है। प्रगति ने देखा है कि विफलता होती है इनमें से कुछ सतत निगरानी के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। इसकी ताकत है कि वास्तविक समय में जो आंकड़े होते हैं और जो ड्रोन से ली गई तस्वीर होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो निगरानी की जा रही है, इस निगरानी से समन्वय और समस्या समाधान को बढ़ावा मिलता है। महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि इसमें कभी महत्वपूर्ण की जो प्लेटफॉर्म होता है एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र के रूप में काम नहीं करता होता है। इससे अन्य डिजिटल जो गवर्नेंस प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ पीएम गति शक्ति के बारे में, जो अग्रिम योजना और अंतर एजेंसी समन्वय को बेहतर बनाता है, और प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्स फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअल इन्फॉर्मेंट सिंगल विंडो हच, जो परिवेश के बारे में बात की जाती है। परिवेश का प्रोग्राम क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्स फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअल एनवायरमेंटल सिंगल विंडो, जो पर्यावरण स्वीकृतियों को सरल बनाता है। और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप होता है पीएमजी, जो निर्णय लिए जाने के बाद फॉलोशिप सुनिश्चित करता है। इनके साथ ही जो निकट समन्वय में काम किया है। कुल मिलाकर जो पीएम ऑफिस होता है, इसकी प्रत्यक्ष निगरानी के साथ जो इनको कम करने में परियोजनाओं को प्रबंध की बिक्री, कागज और आधारित जो योजना होती है, प्रक्रिया होती है, इनको एकीकृत और समयबद्ध प्रणाली की ले आने में सहायता करता है। हालांकि बड़े पैमाने पर लगातार वृद्धि यह संकेत देती है कि केवल निगरानी पर्याप्त नहीं होती है। अगला कदम इसकी व्यवस्थाओं को समीक्षा से आगे संस्थागत रूप देना है, ताकि तेज निर्णय निर्धारित एक नियमित प्रक्रिया बन सके। इसके लिए गहन राज्य स्वामित्व और जिला और विभागीय स्तरों पर मजबूत डिजिटल क्षमता और अनुमोदन को सख्त अनुक्रम आवश्यक है। खासकर परिवेश के माध्यम से जो पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति होती है इनको सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही इसकी रूपरेखा की योजना होती है उसको परिणामों में ट्रैकिंग के वास्तविक परिणामों को आकलन तक विस्तारित करने की मांग बढ़ी है। पूरे देश में सामाजिक सेवाओं का विस्तार और उस अधोसंरचना की मांग करता है, जो केवल स्थापित न हो बल्कि उसका रखरखाव भी हो। इसके लिए स्थानीय क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पर्याप्त वित्तीय समर्थन और क्षमता का होना आवश्यक हो जाता है। सरकार ने हाल ही के वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय तो वृद्धि की है। यदि अर्थव्यवस्था को उच्च पूंजीगत व्यय से लाभ प्राप्त करना है तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जमीनी स्तर पर परियोजना समय पर पूरी विलंब हो, इसका अर्थ है कि सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है और जिसके लिए कई तरीकों से कुल लागत बढ़ भी जाती है। अगला हिंदुस्तान ऑडिटोरियल.com का एडिटोरियल है, असहमति का भी सम्मान होना चाहिए। मनोज कुमार झा जो कि जाने माने राज्यसभा की सांसद है, आइए देखते हैं इनके बारे में। दुनिया भर में लोकतंत्र
अपने स्वभाव से ही प्रतिस्पर्ध व्यवस्था है। विभिन्न राजनीतिक जो दल होते हैं परस्पर टकराती विचारधाराएं होती हैं और इसमें जनहित और लोक उन्मुख राजनीति की जो विभिन्न व्याख्या होती हैं वे लोकतंत्र की कमजोरी नहीं उसकी ताकत होती है। एवं परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष बाधा नहीं बल्कि संतुलन का माध्यम होता है। इस अर्थ में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल होता है लोकतंत्र के आभूषण होते हैं और जो उसे सौंदर्य और गहराई मजबूती प्रदान करते हैं। जब विपक्ष को बार बार राष्ट्र विरोधी कहा जाने लगे तब लोकतंत्र की यह आभा फीकी पड़ने लगती है, उससे भय और संदेह का वातावरण बनता है। भारतीय लोकतंत्र कभी भी शांत या एक स्वर नहीं रहा है। समरूप सोच को भारतीय लोकतंत्र ने कभी भी नैसर्गिक गहना समझा। संविधान सभा की बहसों से लेकर के आज के संसदीय टकरावों तक असहमति इसकी स्थायी विशेषता रही है। संविधान निर्माता भारत को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर सर्वसम्मति के मिथक को खारिज किया है। उन्होंने ऐसे गणराज्य की कल्पना की कि जहां सरकार की आलोचना को राष्ट्र की शत्रुता नहीं समझा जाएगा, असहमति को देशभक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाएगा। और आज यह बुनियादी फर्क धुंधला होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विरोधियों को राष्ट्र विरोधी ठहराने की जो बढ़ती प्रवृत्ति है लोकतांत्रिक संस्कृति में एक खतरनाक बदलाव का संकेत है। जो शब्द कभी देशद्रोह या हिंसक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों के लिए सुरक्षित था, अब वह असहमति जताने वाले नागरिकों और आंदोलनकारियों, पत्रकारों, विपक्षी दलों के लिए सहज राजनीतिक हथियार बन गया है। यह केवल भाषा में अतिवाद का लक्षण मात्र नहीं है बल्कि यह सायास रणनीतिक लगने लगी है। जब विरोधी को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है, तब उसके तर्कों से संवाद करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। इस तरह की प्रवृत्तियां गहरे स्तर पर लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं और राष्ट्र किसी भी सरकार से बड़ा या किसी भी राजनीतिक दल से पुराना होता है। जो राष्ट्र है, देखो राष्ट्र में मतलब अपनी भावना छिपी रहती है, ठीक है। तो जो राष्ट्र होता है सरकार से बड़ा होता है और किसी भी राजनीतिक दल से भी पुराना होता है। इसमें निरंतरता होती है। जो राष्ट्रभक्ति होती है, जब राष्ट्रभक्ति को किसी एक राजनीतिक दल की कथा से जोड़ दिया जाता है तब लोकतंत्र नैतिक कट्टरता और फिसन की ओर फिसलने लगता है। राजनीतिक विचारों की प्रतिस्पर्धा न रह करके ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच नैतिक युद्ध में बदल जाती है। तो भारत का इतिहास इस सोच का स्पष्ट प्रतिवाद प्रस्तुत करता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्वयं गहरे मतभेदों से भरा था। यह चाहे मतभेद संघर्ष के तरीकों को लेकर हो, सामाजिक न्याय की परिभाषा को लेकर हो या भविष्य के भारत की संरचना को लेकर हो। गांधी और अम्बेडकर के बीच जाति और सामाजिक सुधार पर तीखे मतभेद थे, लेकिन और नेहरू और पटेल के आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण अलग अलग थे। समाजवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी एक दूसरे से असहमत थे। तो इन मतभेदों को कभी राष्ट्र के प्रति विश्वासघात नहीं कहा गया था। एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य की स्वीकृति ने असहमति को विनाशकारी बनने से रोका रखा था। यही नैतिक आत्मविश्वास स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में दिखाई देता है। और विपक्ष सरकार का तीखा आलोचक था और पर उसकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता था। संसद में बहसें तीखी होती थी, लेकिन उनकी जो भाषा संवैधानिक मर्यादा में रहती थी और असहमति और राष्ट्र प्रेम के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। यह लोकतांत्रिक समझ का हिस्सा था। जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी शत्रु में बदल दिए जाते हैं तब संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। संसद विचार विमर्श के मंच के बजाय नारेबाजी का रंगमंच बन जाती है। तो इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए और लगता है कि सत्ता से प्रश्न करना राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना है। ये भयग्रस्त लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होता है। यह विविधता से शक्ति लेने के बजाय एकरूपता की सुरक्षा खोता है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रवाद को भी खोखला कर देती है। जब देशभक्ति एक राजनीतिक हथियार बन जाती है तब उसका नैतिक अर्थ नष्ट हो जाता है। सच्चा प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश की उपलब्धियों पर गर्व के साथ साथ उसकी कमियों को स्वीकार करने और अन्याय को चुनौती देने का साहस भी मांगता है। आलोचना से डरने वाला राष्ट्रवाद आत्मविश्वासी नहीं, असुरक्षित होता है।
वह मौन को एकता और आज्ञा पालन को निष्ठा समझने लगता है। मौन को एकता और आज्ञा पालन को निष्ठा समझने लगता है। संविधान सभा की जो बहसें होती हैं और उसमें जो निर्मित संविधान इस संदर्भ में हमारा सबसे स्पष्ट मार्गदर्शक है। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार और राजनीतिक विपक्ष की वैधता को सुनिश्चित करता है। वह एकमतता की मांग नहीं करता बल्कि संवैधानिक निष्ठा की अपेक्षा भी करता है। यह निष्ठा सत्ता में बैठे लोगों के प्रति अंध समर्थन में नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसी मूल्यों की रूक्षम प्रचार में निहित होता है। आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि विरोधियों को अवैध ठहराने की भाषा सामान्य होती जा रही है। इसलिए यह संकट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक भी है। जो लोकतंत्र असहमति को शत्रुता में बदले बिना संभल नहीं सकता है, वह एक तरह की सामूहिक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वह भिन्नता के साथ जीने की परिपक्वता को खो देता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी पक्षों में संयम आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व को आसान अपमानजनक भाषा से बचाना होगा और नागरिकों को असहमति तथा राष्ट्र विरोधी के बीच फर्क समझना होगा। जो लोकतांत्रिक नैतिकता की पुनः स्थापना आवश्यक है। जहां विरोधियों की आलोचना हो, उनका अमानवीकरण न किया जाए चाहिए। भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता उस गणराज्य की ओर जाता है जो असहमति और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करता है, और दूसरा उस लोकतंत्र की ओर है जहां संधि और बहिष्कार से खुद को खोखला कर लेता है। इतिहास का मत इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्र प्रभुत्व से नहीं बल्कि नैतिक संयम से टिकते हैं। राष्ट्र प्रभुत्व से नहीं बल्कि नैतिक संयम से टिकते हैं। एक रूपता से नहीं बल्कि न्याय से मजबूत होते हैं। मतभेदों को दबाकर नहीं बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाहित करके आगे बढ़ते हैं। यदि भारत को अपने लोकतंत्र की चमक को बनाए रखना है तो उसे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को राष्ट्र का शत्रु नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय यात्रा के अनिवार्य सहभागी के रूप में देखना होगा। बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा है इन्होंने अपने मनोज कुमार झा, जो संसद राज्यसभा आई थिंक आरजेडी बिहार से हैं। असहमति का इनके भाषण भी बहुत प्यारे लगते हैं, तरक्की की बातें करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो स्टेट एडिटोरियल लिखा है आज की जो राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में अपने जो राष्ट्र की परिभाषा को लेते हुए यानी विपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। आगे बात करते हैं। अरावली बिंद से पश्चिमी घाट तक संकट में पहाड़ियां हैं। आए दिन क्योंकि न्यूज़ का विषय बना हुआ है करंट वाला, तो बहुत सारे इस पर एडिटोरियल पड़े हुए हैं अपन ने और भी इसका प्रयास करते हैं। पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह अरावली को लेकर के पूर्व में दिए गए अपने आदेश पर रोक लगाई, वह महज 4 राज्यों में फैली इस पर्वत श्रृंखला का सवाल नहीं बल्कि प्राय उपेक्षित रहने वाले पूरे देश के पहाड़ पर पर्यावरण के संरक्षण का बड़ा कदम है। पहाड़ केवल पर्यटन का या खनन का नहीं बल्कि धरती के अस्तित्व का महत्वपूर्ण अंग भी है। इसके बावजूद भी बीते कुछ वर्षों में वायनाड की त्रासदी के बारे में बात करें या महाराष्ट्र में ढहते पहाड़ों के बीच जो दबते गांव होते हैं या उत्तराखंड से हिमाचल तक जो धंसते उजड़ते पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि हमने धरती को तो मां मान लिया है लेकिन पहाड़ को परिजन नहीं मानते हैं लोग। जिस पहाड़ के निर्माण में हजारों साल लग जाते हैं, हमारा समाज उसे उन निर्माणों की सामग्री जुटाने के नाम पर तोड़ देता है और बमुश्किल से 100 साल तक चलते हैं। पहाड़ केवल पत्थर के ढेर नहीं होते हैं, इलाके के जंगल, जमीन, वायु की दशा दिशा तय करने के साध्य होते हैं। ये देश भर में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। क्योंकि यहाँ विभिन्न खनिजों के भंडार भी उपलब्ध हैं, इसलिए मनुष्य ने पहाड़ों को जमकर शोषण किया है। अब समझना पड़ेगा कि भारत में 15% या 0.49% मिलियन वर्ग किलोमीटर भूभाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो चुका है। कितना? 15% बात करें यहाँ पर 0.49 मिलियन वर्ग किलोमीटर संवेदनशील हो चुका है भूस्खलन के प्रति। तो इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है हिमालय का, पश्चिमी घाट का, नीलगिरी और विंध्य श्रेणी वाला क्षेत्र। तो जहाँ पर्यटन, धर्म और व्यापार है वहाँ अंधाधुंध निर्माण हो रहा है और पहाड़ खिसक रहे हैं और उसकी चर्चा दूर तक होती है। दुर्योग से ऐसी घटनाओं पर मुआवजे की खानापूर्ति ही उचित समझी जाती है। हिमालय के अलावा देश के जिन जिन इलाकों में भूस्खलन हो रहा है
उनमें से अधिकांश क्षेत्र सह्याद्री, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमाला के हैं। इन सभी स्थानों पर घटना की वजह से आमतौर पर एक दिन में 3 से 400 किलोमीटर बारिश मानी जाती है। 3 से 400 मिलीमीटर बारिश मानी जाती है। इन सभी जगहों पर पहाड़ी पर बस्ती और खेत के लिए बेशुमार पेड़ काटे गए हैं। जब मिट्टी पर पानी की बूंदें सीधी गिरती हैं तो मिट्टी को काटती हैं। जो बह करके जो मिट्टी रहती है उसको जल निधि या नदी में डाल देती है, और जो जोहड़ होती है तालाब इसको उथला कर देती है। इन दोनों से पहाड़ ऊपर से और धरातल से कमजोर होते हैं। यही नहीं, इन सभी क्षेत्रों में निर्माण और खनन के लिए शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है ना। और बिंद की जो चर्चा होती है वो भी लाजमी है, बिंद की चर्चा भी लाजमी है, जो देश के पर्यावरण और अस्तित्व के लिए लगभग अरावली की तरह ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इसकी प्रति लापरवाही जलवायु परिवर्तन के दौर में किसी बड़ी त्रासदी का आमंत्रण है। यह पर्वतमाला भारत के बीचों बीच गोलाकार स्थित है और उत्तर और दक्षिण के बीच भारत को पारंपरिक रूप से विभाजित करती है। यह नर्मदा घाटी के उत्तर और गंगा के मैदानों के दक्षिण में 1050 से 1200 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जुड़ती है। यहाँ पे चंबल, बेतवा, केन, सोन जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। मध्य जो बिंद क्षेत्र होता है इसमें अवैध खनन से भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और भू जल क्षय का खतरा बढ़ जाता है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता का हिस्सा ह्रास हो रहा है। साथ ही बाढ़ और सूखे की आशंका बढ़ गई है। इलाके में मानव बस्तियों का जो विस्तार है उससे भूकंपीय ज्वालामुखी भी है, और फिर भी इस पर्वतमाला की सुध लेने वाला कोई नहीं है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहली जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया है कि जो समुद्र और बड़ी पर्वतमालाओं के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं बदलते मौसम के लिए बेहद संवेदनशील है। अभी बताया गया ना, मतलब 15% या 0.49 जो मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो संवेदनशील हो गया है। या प्राकृतिक आपदाओं की अधिक आशंका है। ऐसी चेतावनियों के बावजूद विकास के नाम पर पहाड़ों के जो सद्बर्बरता की जा रही है वो जारी है। लिहाजा जिस तरह विकास के नाम पर पेड़ों को काटने को लेकर के कानून जो सख्त बने हुए हैं, जरूरत है कि अरावली के लिए भी गठित विशेषज्ञ समिति इस तरह के दिशा निर्देश तैयार करें ताकि पूरे देश के पहाड़ राहत महसूस कर सकें। इनसे भले ही हमें लगेगा कि पहाड़ों को राहत मिल रही है, लेकिन वास्तव में इंसानों को ही लाभ हो रहा है इससे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।